नमस्कार दोस्तों, साधना IAS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज भारतीय न्यायपालिका के आगे वाले भाग को देखते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय को। देखिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार भी दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन करना है तो वो संसद करेगी। इस प्रकार ये भी बात लिखी हुई है कि उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसका अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, न कि किसी और को। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। अब ये न्यायाधीश कितने होते हैं संख्या में, इनकी संख्या यहाँ कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता है वैसे वैसे न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, जिन्हें नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे करेगा वो भी आगे आएगा, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। राज्यपाल की सलाह पर और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अभी आगेगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट की तरह पे निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब योग्यता देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर काम कर चुका हो और 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 5 वर्ष था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कैसे करेगा? जो उपरोक्त ये इस लाइन में जो तीनों लोग लिखे हुए हैं इन सबके सलाह से करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक ही हाई कोर्ट अगर हो और उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के राज्यपालों से सलाह मशवरा करेगा, उसके बाद ये इनकी नियुक्ति करेगा। इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है। ये कब होगी? जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो और वह अपना कार्य करने में या फिर असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा अपर व कार्यकारी न्यायाधीश भी यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में इनकी जगह पे तदर्थ न्यायाधीश थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जब कार्य ज़्यादा हो जाए और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि और ज़्यादा न्यायाधीशों की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष के लिए योग्य व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। जब कोई न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो राष्ट्रपति योग्य व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। सेम प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट वाला था। तो इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अब चूंकि ये राज्य की बात है, हाई कोर्ट की बात है, तो इसलिए इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश से ये अनुरोध कर सकता है कि आप आइए और कार्यभार संभालिए। अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस बात के लिए तैयार हो जाता है तो उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेतन शब्द यूज नहीं करेंगे, केवल भत्ता दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर्ड है। ठीक है, अब भत्ता कितना दिया जाएगा तो ये बात राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है, बात करते हैं कार्यकाल की। तो देखते हैं 62 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं इसके न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो 65। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा इसलिए वहाँ 65, हाई कोर्ट छोटा इसलिए यहाँ 62। ठीक है, इसके अलावा ये राष्ट्रपति को भी त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी इनको पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जज वाली थी वही थी। इसमें भी 2 आधार, सिद्ध कदाचार और काम में असमर्थता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शपथ की बात आती है, राज्य का मामला है, हाईकोर्ट राज्य में होते हैं, इसलिए राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने और प्रारूप आपका अनुसूची 3 में दिया गया है, उसी के अनुरूप ये शपथ लेगा। लेकिन
कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर गठित किया जाता है तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी जिस राज्य का उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, अगर दोनों का संयुक्त न्यायालय है और मेन पीठ अगर मेन न्यायालय उत्तर प्रदेश का है तो फिर उसको शपथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाएगी वहाँ के न्यायाधीशों को, ना कि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्थानांतरण भी होता रहता है हाई कोर्ट के जजों का। वो कैसे होगा? इसमें राष्ट्रपति करेगा स्थानांतरण और सीजेआई के परामर्श से। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। इसमें सीजेआई 4 न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति को अपनी राय देता है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 4 न्यायाधीशों की। ठीक है ना। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ देख लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसमें केवल अनुच्छेद 236 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है वही आती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था तो 2 थे उसमें, एक एब्सोल्यूट और एक कॉन्करेंट। ठीक है ना, तो जो कॉन्करेंट वाला सुप्रीम कोर्ट में था वही इसका हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सेकंड देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। नाम से ही पता चल रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का था उसमें हाई कोर्ट के खिलाफ अपील की जा रही थी, इसमें हाई कोर्ट के नीचे के जो न्यायालय हैं उनके खिलाफ अपील यहाँ पे की जा सकती है। और उसमें हम देख सकते हैं राजस्व, दीवानी, फौजदारी, इन सब मामलों की अपील की जा सकती है। संविधान लागू होने के समय उच्चतम न्यायालय को केवल राजस्व संबंधी मामलों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हाई कोर्ट को राजस्व संबंधी मामले की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1708 में। इसके बाद प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ये अपने क्षेत्र में सभी न्यायालय यानी इसके नीचे जो भी न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स हैं उन सबको ये सुपरिंटेंडेंट कर सकता है, यानी उनका अधीक्षण कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति है इसको भी। ये संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के अनुसार नहीं हो, ध्यान रखेंगे। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। इस प्रकार यह संविधान की रक्षा भी करता है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय को, जो हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। उच्च न्यायालयों के अधीन व नियंत्रण में काम करने वाले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। ठीक है ना, लिखा हुआ है। जैसे जिला न्यायालय कहा जाता है और ये जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सुना होगा आपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोलते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है वो। इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो सिविल कोर्ट में और एक क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है ना, सिविल कोर्ट में सिविल मामले सुने जाएंगे और क्रिमिनल कोर्ट में आपके आपराधिक या फौजदारी के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय का जो हेड है अभी बताया डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होता है और यही सिविल और आपराधिक दोनों तरह की मामलों की सुनवाई कर लेता है और करता भी है। जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो यहाँ ध्यान रखेंगे तब उसे जिला जज कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो इसको सत्र न्यायाधीश, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, सेशन जज कहा जाता है। इसलिए इसको जो कभी भी डेजिग्नेशन अगर आप अपने जिले के कोर्ट में जाएं तो वहाँ देख सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसकी डेजिग्नेशन लिखी रहती है, इसीलिए इसको ऐसे कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इसके बाद लघुवाद न्यायालय भी होते हैं, ये भी दीवानी विवादों को सुलझाते हैं। 5,000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई इसमें हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच की अगर कोई बात है तो ये 25,000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लघुवाद न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखेंगे। केवल रिवीजन प्रस्तुत किया जा सकता है, पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। पुनरीक्षण यानी रिवीजन, यानी कि जो निर्णय उसने दिया है उसका रिवीजन किया जा सकता है लेकिन अपील नहीं की जा सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्याय पंचायत देखते हैं। सबको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होती है न्याय पंचायत, सबसे निचले स्तर पर यही होती है। 500 रुपये तक के दीवानी मामलों को सुनती है, फौजदारी मामलों को भी सुन सकती है, लेकिन दंड नहीं दे सकती कारावास का। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, तो केवल 250 रुपये तक का ये जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके निर्णयों के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती है। जो ये निर्णय दे देगी न्याय पंचायत वो निर्णय फाइनल होगा। इसके बाद देखते हैं फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोर्ट जो फैमिली संबंधित मामलों को देखेगी। तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। सबसे पहले
कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अधीन की गई है। इसमें पारिवारिक विवादों को, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कुटुंब न्यायालय, तो पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा सुलझाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि कुटुंब न्यायालय के खिलाफ हमने अपील कर दी उच्च न्यायालय में, अगर उच्च न्यायालय से भी हम संतुष्ट नहीं है तो इसकी अपील कहाँ हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कुटुंब न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। इसके बाद लोक अदालत देख लेते हैं। इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई थी। इसमें कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रसिद्ध विधिक व्यक्ति, ध्यान रखेंगे 3 बातें हम इसमें कह रहे हैं, या तो वर्तमान न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या कोई प्रसिद्ध विधिक व्यक्ति यानी कोई प्रसिद्ध वकील भी हो सकता है, या जिसको अच्छा विधिक ज्ञान हो वो भी हो सकता है। पीठासीन अधिकारी होता है एक वकील और एक समाज सेवी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ये वाली बात फिक्स है और इसमें विवादों को आपसी समझौते के द्वारा निपटाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसके निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। किसके निर्णयों के खिलाफ? ध्यान रखेंगे लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। इसके जो निर्णय हैं ये भी अंतिम होते हैं। और पहली लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति PN भगवती। और कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1985 को। तो ये 3 बातें इस सेंटेंस में याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था न्यायपालिका का सेकंड पार्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। चलिए अगली वीडियोस में इनके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग फिर। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।